नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान ने शुरू किया फंसे मजदूरों को लाने और भेजने का काम। अब तक 25,000 को भेजा जा चुका है। 5,000 अब तक आए हैं घर। राज्य भर में कोरोना के थम नहीं रहा वायरस इन्फेक्शन। 118 केस सामने आए। अकेले जोधपुर में 83 पॉजिटिव की पहचान। राजस्थान सरकार का दावा, मनरेगा में 11 लाख लोगों को रोजगार। सचिन पायलट ने कहा, श्रमिकों को रोजगार देने में राजस्थान देश भर में दूसरे नंबर पर। नहीं रहे ऋषि कपूर। अजमेर और जयपुर से जुड़ी हैं कड़ियां, सब कर रहे हैं याद। राजस्थान सरकार ने अब मजदूरों को घर भेजना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, जिसमें बुधवार रात तक करीब 6,35,000 श्रमिकों और प्रवासियों ने अपना पंजीयन कराया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक अरसे से प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र के सामने सवाल उठा रहे थे, और अब जबकि केंद्र सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, ऐसे में यहां दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को घर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि अब तक राजस्थान के करीब 5,000 मजदूरों को राज्य वापस लाया जा चुका है और बाकियों को लाने का काम जारी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से इन लोगों को लाने के लिए कॉल सेंटर बनाकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। इधर लॉकडाउन में शेल्टर होम्स में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए जिला बुधवार से ही इंतजाम किए गए हैं। एमपी जाने वाले करीब 446 मजदूरों को जयपुर से रवाना किया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मजदूरों के खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार लगातार कदम उठा रही है। जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए, साथ ही जो प्रवासी मजदूर राजस्थान में दूसरे राज्यों के फंसे हुए हैं उनको भी अपने अपने राज्य भेजने की तैयारी राजस्थान सरकार कर रही है। इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाया गया है, साथ ही इन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। आइए अब सुनते हैं कि श्रम मंत्री टीकाराम जूली इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा केंद्र सरकार से, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो प्रदेशों के अंदर, अलग अलग प्रदेश के अंदर जो हमारे श्रमिक या प्रवासी जो फंसे हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए ट्रेनों की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्य हैं वहां तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन जो दूर के राज्य हैं जहां से बेंगलोर है, बॉम्बे है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, साउथ से भी जो लोग आएंगे उनको बड़ी दिक्कत आएगी। तो वहां से ट्रेन चल जाए तो वो प्रवासी राजस्थानी सकुशल आराम से बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कुछ स्टेटों ने अपने लोगों को बुलाया भी है। हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के लोगों को भेजा भी गया है। तकरीबन 25,000 के आसपास श्रमिक अभी गए हैं और तकरीबन 5,000 के आसपास श्रमिक बाहर से हमारे यहाँ पे आए हैं। और अभी जो आना चाहते हैं उन लोगों का आंकड़ा 4 लाख से ऊपर का है अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, और जो लोग जाना चाहते हैं वो आंकड़ा 2 लाख के आसपास का है, जो लोग अभी यहां से वापस जाना चाहते हैं। तो एक ये पूरा, इसके लिए हम पूरा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। प्रवासी जो राजस्थानी है जो दूसरी जगह पे फंसे हुए हैं वो राजस्थान के अंदर लौटे, उनके लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके लिए एक पोर्टल के ऊपर, ई-मित्र के ऊपर आप अपने मोबाइल ऐप से अपनी डिटेल्स उसके अंदर नोट करा के राजस्थान में आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सरकार बहुत ही जल्दी एक सुनियोजित तरीके से आपको वहां से लेके आएगी, और साथ ही साथ जो दूसरे स्टेट हैं उनसे भी हम तालमेल बैठा रहे हैं कि वहां के भी जो प्रवासी हमारे यहाँ पे हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं उन स्टेटों से लगातार बात चल रही है। इधर सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लेने वाले बीजेपी नेताओं के रुख में थोड़े बदलाव आया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया मजदूरों और छात्रों को मिली छूट का स्वागत कर रहे हैं।
अब चाहिए राज्य सरकारों को कि वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर पड़ोसी और दूरस्थ राज्यों से आपसी बातचीत करके प्रवासी श्रमिकों के लिए उनकी समस्या का समाधान यथोचित तरीके से करें। इसके लिए मैं ये मानता हूं कि अभी भी न खतरा टला है न चुनौती टली है, इसलिए सब लोगों से ये गुजारिश रहेगी केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालयों की एडवाइजरी का ठीक से पालन करें। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम चलेंगे जयपुर, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय बोरा जी, जो कि रेसिडेंट एडिटर हैं। संजय जी, तो यहां पर राजस्थान सरकार बहुत ही व्यापक कदम उठाते हुए नजर आ रही है। कॉल सेंटर बना लिया है, जो रजिस्ट्रेशन है 6 लाख के ऊपर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आने और जाने दोनों के लिए बहुत बड़ी संख्या है। क्या स्ट्रैटेजी राजस्थान सरकार यहाँ पे अपनाती दिख रही है इन प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए, और जो राजस्थान में फंसे हैं उन्हें बाहर भेजने के लिए अपने राज्यों तक? देखिए, पहला जो काम था वो था कि पता लगाना कि कितने मजदूर हैं वो आना चाहते हैं और कितने मजदूर दूसरे राज्यों के हैं जो वापस जाना चाहते हैं। तो एक बार जब ये प्रक्रिया के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया और आपने जैसा मंत्री जी ने बताया 6 लाख से ज़्यादा है, 4,49,000 ने जो प्रवासी राजस्थानी हैं दूसरे प्रदेशों से आना चाहते हैं और करीबन 1,86,000 हैं जो जाना चाहते हैं। इनमें से जो सरकार ने पता किया है वो ये है कि करीबन 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है, यानी राज्य सरकारों को उसकी व्यवस्था खुद करनी होगी। तो पहले चरण में अभी तक 26,000 जो मजदूर हैं उनको मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर और 2,000 को हरियाणा के बॉर्डर पर राजस्थान सरकार ने पहुंचाया है। और जो बसें उनको लेके गई हैं वो वहीं पर रहेंगी और जो राजस्थान के प्रवासी मजदूर आ रहे होंगे वो उन बसों में वापस उनको उनके ज़िलों में भेज दिया जाएगा। और इसी तरह से करीबन 2800 जायरीन भी थे जो अजमेर में फंसे हुए थे, उनको वापस भेजा गया है बसों के जरिए। जी संजय जी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है मजदूरों की और इनके जब ये वापस आएंगे तो इनकी टेस्टिंग करानी होगी, इनको क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए बनती दिख रही है। तो इसको लेके क्या कुछ तैयारियां राजस्थान सरकार की दिखाई दे रही हैं? आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही कहा कि भेजना आसान है लेकिन इन सब का स्क्रीनिंग और टेस्ट होना वो बहुत ही कठिन काम होगा। देखिए क्या होता है कि हालांकि इस बार इतनी ज़रूर आसानी है कि क्योंकि सरकार के ज़रिए ये लोग आ रहे हैं तो कम से कम पता है कि इनको कहाँ पे रोका जाएगा और वहाँ पे कैंप्स जो मेडिकल स्टाफ है वो रहेंगे और उनको स्क्रीनिंग करेंगे। क्योंकि पहले ऐसा हुआ था कि कई लोग दूसरे रास्तों से, हाईवे के अलावा जो रास्ते थे उनसे अपने अपने गाँव चले गए थे और वहाँ पर फिर कोरोना के केसेस हो गए थे। तो सरकार के सामने ये स्क्रीनिंग की बहुत बड़ी चुनौती है, स्क्रीनिंग और इनका सैंपल लेना, क्योंकि हजारों की संख्या में ये मजदूर आएंगे। 5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। तो एक तरफ आपको जो शहरों में जो हॉस्पिटल्स हैं और क्वारंटाइन सेंटर्स है वहाँ पे मेडिकल स्टाफ रखना है और दूसरी तरफ आपको ये जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। ये बहुत मुश्किल काम तो है, लेकिन सरकार ने पहले भी किया है कि जब ये 29 मार्च के आसपास प्रवासी मजदूरों ने आना जाना शुरू किया था तब वहाँ पे पुलिस चौकियां स्थापित करके और मेडिकल कैंप्स लगाए थे और इन लोगों की स्क्रीनिंग की थी। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। जी बिल्कुल संजय जी, क्योंकि इतने सारे मजदूर हैं, इनका आना और जाना करवाना, साथ ही इनकी टेस्टिंग और क्वारंटीन एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब देखना होगा राजस्थान सरकार इसे किस तरह से पूरा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं अब कोटा में फंसे छात्रों और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने में कोई अड़चन नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने लोगों को लाने की हरी झंडी दे दी है, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। हालांकि अब नीतीश कुमार सरकार केंद्र का शुक्रिया अदा कर रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बसों के जरिए छात्रों को वापस लाने की योजना है। वहीं बिहार के सहकारिता मंत्री ने कहा है कि बिहार के लोगों की घर वापसी के लिए राज्य सरकार नोडल एजेंसी बनाकर योजना तैयार करेगी। दिल्ली, गुजरात, हर राज्य में जो बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं उनके आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हैं कि जिसमें बसों के द्वारा वो आ सकेंगे, उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी और जो संबंधित राज्य में आएंगे तो उनको जांच पड़ताल के बाद उनको होम क्वारंटाइन में और रखा जा सकेगा। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय विद्यार्थियों के पक्ष में,
पर्यटकों श्रद्धालुओं के पक्ष में, प्रवासी मजदूरों के पक्ष में लेने का काम किया है और राज्यों को निर्देश दिया है कि जो भी छात्र जो कोटा में फंसे हैं या दिल्ली में फंसे हैं, महाराष्ट्र में फंसे हैं, उनको लाने के लिए राज्य सरकार एक नोडल एजेंसी बनाए और उनको अपने घर तक पहुंचाने का कार्य करे। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए निर्देश के अनुसार अब सभी जो अलग अलग जगहों पे मजदूर फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, वो उनको वापस लाया जा सकता है। राज्य सरकार को इसकी सारी जिम्मेदारी दी गई है और कोटा में बहुत संख्या में बिहार के जो छात्र हैं जो कोचिंग में पढ़ने गए थे, वहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल की वो फंसे हुए थे, जो वापस आने की मांग कर रहे थे, धरना भी दिया उन स्टूडेंट्स ने, उन सबको अब वापस पटना लाने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं अब खुल गया है। हम रुक करेंगे नवेंदु का पटना से जो जुड़ गए हमारे संवाददाता इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए। नवेंदु, एक जो लगातार नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक केंद्र सरकार निर्देश नहीं देंगी वो किसी को भी पटना वापस लेकर नहीं आएंगे, वो रास्ता खुल गया है, हरी झंडी मिल गई है। कब तक आखिर वो जो छात्र और माइग्रेंट लेबर्स जो अलग अलग राज्यों में हैं और कोटा में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी घर वापसी हो सकती है? अब आकांक्षा, देखें इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है नीतीश सरकार ने, लेकिन देखिए बड़ी मुश्किलें हैं और अब समझ में बात ये आ रही है कि नीतीश कुमार क्यों कह रहे थे कि जो जहां है वहीं रहे। इसलिए कि बिहार की बात अगर करें तो बिहार जिस स्तर का एक राज्य है और जो इसकी अपनी मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उन स्थितियों में ये बड़ी चुनौती है। तमाम जो माइग्रेंट्स जो लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको ले आना, फिर छात्रों को ले आना, चूँकि तादाद जितनी बड़ी है और बिहारी मजदूर हर जगह बिखरे पड़े हैं। लगभग जो है 13 राज्यों में जो है बिहार के मजदूर जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। और देखिए कोई अभी तक सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं है कि आधिकारिक तौर पर कि कितने माइग्रेंट हैं जो घर वापस लौटना चाहते हैं बिहार। लेकिन जो एक सीनियर पार्लियामेंट्रियन है शिवानंद तिवारी, उनका कहना है कि 30 लाख के लगभग जो है ऐसे प्रवासी मजदूर होंगे। और जो बिहार सरकार ने कहा था कि जो जहां है वहीं रहेगा और उनको 1-1 रुपये उनके खाते में भेजा जाएगा, तो ऐसे में कुल अभी तक 28.5 लाख जो है वो आप कहें कि आवेदन आ चुके हैं बिहार सरकार के पास। तो इससे भी समझा जा सकता है कि बिहारी प्रवासी मजदूरों की तादाद कितनी ज़्यादा है। तो उतने ज़्यादा लोगों को ले आना कोई आसान काम नहीं है जी। ऐसे में सिर्फ बस से बात नहीं बनेगी, जो केंद्र सरकार ने कहा है। समस्या ये बहुत बड़ी है नवेंदु, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 13 राज्यों में माइग्रेंट लेबर से उनको लोकेट करना, लेकर आना एक बड़ी समस्या है। लेकिन लगभग 8000 स्टूडेंट्स कोटा में फंसे हुए हैं, उनको तो उनका लोकेट करना भी ईजी है, उनको वो वहीं पर है, सबको पता है। तो उनको लाने के लिए क्या सरकार करती दिख रही है? अब डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आज कहा है, केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो बस से बात नहीं होगी, ट्रेन सेवा, विशेष ट्रेन सेवा वो चलाएं। वो बिहार के लोगों को पहुंचाने, ले जाने के लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेन की मांग की है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि राहत केंद्र जो है, देखिए 203 राहत केंद्र चल रहे हैं। जो मजदूर आएंगे या छात्र आएंगे उनको क्वारंटाइन करना होगा, उनकी मेडिकल जांच की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में जो है कुल मिलाकर अगर बात करें तो 1413 क्वारंटाइन सेंटर बिहार में काम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक जो है अगर बात करें तो 13,300 लोगों को आवासित किया गया है। ऐसे में ये लाखों की तादाद जो आएगी तो क्वारंटीन सेंटर भी बढ़ाना पड़ेगा, राहत केंद्र भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो संदिग्ध होंगे उनको राहत केंद्र भेजना है, जो होंगे अगर संक्रमित तो उनको क्वारंटीन करना है। तो इस तरीके से एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। बिहार सरकार उसमें लगी हुई है और आज ही से काम शुरू किया गया है। बिल्कुल नवेंदु, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और वो जल्द से जल्द घर वापस आना चाहते हैं। तो जरूरी है कि बिहार सरकार मुस्तैदी से इस और कदम उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। स्वराज राजस्थान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती
तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती है और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 118 नए केस सामने दिखे। जोधपुर और जयपुर हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिसमें भी जोधपुर में दोपहर 2 बजे तक 83 नए केस सामने आए हैं। वहीं जयपुर में 21, अजमेर में 4, कोटा में 2 तो टोंक में 1 केस सामने आया है। राजस्थान कोरोना की सबसे ज्यादा जांचें करने के मामले में देश में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है। प्रदेश ने बुधवार आधी रात को 1 लाख सैंपल का आंकड़ा छू लिया। वहीं कोरोना वायरस के मामले में जोधपुर और बारां का जिक्र करना बेहद जरूरी है। जोधपुर में गुरुवार को 83 केस सामने आए, तो वहीं बारां में कोरोना का पहला केस सामने आया है। जिले के भंवरगढ़ निवासी एक 13 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये बच्ची 25 अप्रैल को परिवार के साथ मध्य प्रदेश के श्योपुर गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। जांच में उसका शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ था। हमारे संवाददाता रामस्वरूप रामलोड हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। रामस्वरूप, तो लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि टेस्टिंग भी बढ़ रही है। जोधपुर में एक साथ 83 केसेस सामने आए हैं एक दिन में। तो आज ही एक जो है 83 मामले सामने आए और कल की बात करें तो कल भी जो है बहुत ज्यादा केस सामने आए थे। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से सैंपलिंग की संख्या बढ़ी है, यानी कि राजस्थान में जो है प्रतिदिन 6,500 से ज्यादा जांचें यहाँ पर होने लगी है और अब तक की पूरी टोटली जांचों की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा जांचें यहाँ पर सैंपल जो है लिए जा चुके हैं, उनकी जांचें हो गई है। तो कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा सैंपलिंग हो रही है, जितनी ज्यादा जो जांच की रिपोर्ट आती है, तो जो हकीकत है वो सामने आ रही है। जहां तक जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के ये जो 3-4 इलाके हैं, जैसे प्रतापनगर हुआ, शास्त्रीनगर हुआ, उदय मंदिर हुआ, इन 3 इलाकों में पहले से पॉजिटिव पेशेंट काफी संख्या में है। और ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों में जो लॉकडाउन लगातार घोषित किया हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ, उसके बावजूद भी कुछ लोगों की लापरवाही रही है कि वहां पर लोगों ने इसका ठीक से पालना नहीं करी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की, वहां के जिला प्रशासन की, वो उसको पूरी तरह से पालना करवाए। कहीं ना कहीं खामी जो है वो प्रशासन की रही है कि वो पूरी तरह से पालना नहीं करवाए। इसी वजह से जो है संक्रमण में जो बढ़ोतरी है कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करवाने की वजह से भी आ रही है सामने बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि पूरे राजस्थान में 11 लाख श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, जिससे रोजगार देने में राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है। वो कह रहे हैं कि आज से 10 दिन पहले नरेगा में जो श्रमिकों की संख्या 60,000 थी, वो अब 11 लाख तक पहुंच गई है। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान दूसरे स्थान पर है जहां पर नरेगा श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी है उसमें लोगों को रोज़गार कम है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इस अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए नरेगा एक ऐसा सूत्र है जहां ग्रामीण
क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में जो संख्या नरेगा की आज से 10 दिन पहले मात्र 60,000 थी, वो आज 11 लाख तक पहुंच गई है। 80% जो काम हो रहा है गाँव के अंदर वो इंडिविजुअल काम हो रहा है। लोग अपने खेतों में, अपने मकानों में काम कर रहे हैं, उसका भुगतान उनको मिल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस काम को कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस संख्या को हम और बढ़ाएंगे और इस महामारी से निपटने के लिए जो साधन हमें चाहिए, आर्थिक और बाकी साधन, वो ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से हम दिला। जयपुर में एक अनोखी तरह का सैनिटाइजर चैम्बर देखने को मिला है। इस चैम्बर की खासियत यह है कि जब कोई शख्स इस चैम्बर से होकर गुजरेगा तो वो सिर से पैर तक पूरी तरह सैनिटाइज हो जाएगा। इन चैम्बर को बनाने में 50,000 रुपए की लागत लगी है। ये ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे हम मशीन चलाएंगे, मशीन चलाने के बाद एक स्विच हमने लगा रखा है इसमें। इस स्विच को जैसे ही अंदर बंदा जाएगा उसको ऑन करेगा, ऑन करने के बाद वहाँ बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद स्विच को ऑफ करेगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आइए अब देखते हैं खबरें धौरारी, यानी कि फटाफट खबरें। राज्य में हाई रिस्क वाले मरीजों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन लीसा शुरू किया। मिशन लीसा के तहत 500 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और नागौर में घर घर जाकर सर्वे कर रही है। डॉक्टरों की टीम ने अब तक 1,02,000 लोगों की स्क्रीनिंग की है। इस टीम ने 60,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के लक्षणों के बारे में जागरूक किया। वहीं साथ ही आयुष्मान भारत योजना के डेटा से भी 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि समय रहते ऐसे मरीजों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के राजस्थान के शहरों में मौसम पल पल बदल रहा है। बीकानेर समेत अन्य शहरों में भी पिछले कई दिनों से कभी लगातार बारिश हो रही है तो कभी धूल भरी आंधी चल रही है। बारिश के साथ रीडी गांव में ओले भी गिरे। ऐसे में किसानों के लिए परेशानी और बढ़ गई है। तो वहीं ये बेमौसम बरसात सावनी खेती करने वाले किसानों के लिए लाभदायक भी साबित हो रही है। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। वहीं बीकानेर के लोक कलाकार कोरोना का रूप लेकर आमजन को जागरूक कर रहे हैं, घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। आप घरों में रहोगे तो मैं मारा जाऊंगा और अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो मैं खा जाऊंगा। कुछ इसी अंदाज में लोक कलाकार आज बीकानेर के म्यूजियम सर्कल पर आने जाने वाले राहगीरों को सतर्क करते नजर आए। राजस्थान के कई जिलों में अब तक सरसों की सरकारी खरीद नहीं शुरू हो पाई। ऐसे में खुले बाजार में फसल बेचने वाले किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,425 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन श्रीगंगानगर जैसे जिलों में किसानों को इसे 3,500 से लेकर 3,700 रुपए में बेचना पड़ रहा है। ऋषि कपूर का राजस्थान से भी खासा नाता रहा है। साल 2006-2007 में फिल्म नमस्ते लंदन की शूटिंग के दौरान अजमेर आए थे। इस दौरान अभिनेत्री कटरीना कैफ भी उनके साथ थी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहीं ऋषि कपूर अजमेर के मेयो कॉलेज में भी पढ़े थे। वे यहाँ कल्विन हाउस के स्टूडेंट थे, लेकिन 6 महीने में ही तबीयत खराब होने के बाद वो मुंबई लौट गए। साथ ही जनवरी 2017 में जयपुर लिटरेचर फेस्ट में एक सेशन में अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर दिल से को उन्होंने लॉन्च किया था। इस मौके पर उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राजों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि स्टार पुत्र होने के बावजूद 1970 में जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो पहचान बनाना उनके लिए कितना मुश्किल था। हमारे साथ फोन लाइन पे अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम कुतुबुद्दीन सखी जुड़ गए हैं। कुतुबुद्दीन जी, ऋषि कपूर जाने माने अभिनेता रहे हैं, आज उनका निधन हो गया सुबह। कई बार अजमेर शरीफ आए, फिल्म के रिलीज के वक्त अक्सर आते थे चादर चढ़ाने के लिए। क्या कुछ यादें आपके जहन में उनको लेकर आती हैं? आज हमें ये सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि कपूर खानदान के एक महान कलाकार ऋषि कपूर जी दुनिया में नहीं रहे और इसका हमें बेहद अफसोस रहा।
कि ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले कपूर परिवार के, कपूर खानदान के ये कलाकार ऋषि कपूर जी का हमेशा अजमेर में अकीदा था, एक आस्था थी। तो ख्वाजा साहब के दरबार में जब भी वो आया करते थे, उनके परिवार की खुशहाली सलामती की दुआएं करते थे। उनकी पिक्चर ख्वाजा साहब के दरबार से हमेशा कामयाब रहती थी। किसी वक्त उनका आना नहीं होता था तो वो हमसे अर्जी लगा दिया करते थे, दरबार में हम अर्जी पेश कर दिया करते थे और अक्सर दरबार में उनका आना जाना रहा था। लास्ट में जब वो आए थे नमस्ते लंदन के शूट के टाइम में अजमेर शरीफ उनका आना हुआ था, तब भी उन्होंने अपने परिवार के लिए सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगी थी। तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से ये लोग हमेशा जुड़े रहे हैं और बॉलीवुड के तमाम सितारे दरबार में आते हैं और ऋषि कपूर जी का भी एक गहरी आस्था गरीब नवाज के दरबार से थी। जी कुतुबुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी यादें साझा करने के लिए। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें हमारे साथ।